Hello everyone and welcome on the Gravity Circles Biology channel. Dear students, today we are going to start with the remaining topics of the chapter Sexual Reproduction in Flowering Plants, जहां पर हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर डबल फर्टिलाइजेशन टॉपिक कंप्लीट किया था and we have seen that how that male gamete fertilizes secondary oocyte and also fertilizes the polar nuclei in the egg apparatus present in the central cell. ठीक है, तो हमने प्रोसेस को या फिनोमेना को बोला डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन. ये वाले प्रोसेस बेसिकली था जाइगोट फॉर्मेशन का प्रोसेस, और जाइगोट फॉर्मेशन की प्रोसेस के बाद में स्टार्ट होते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स. तो आज हमारा टॉपिक होने वाला है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, जहां पर हम लोग ये समझेंगे कि मतलब जाइगोट फॉर्मेशन के बाद में उस पर्टिकुलर फ्लावर में क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं. ठीक है, फ्लावर में जनरली फर्टिलाइजेशन के बाद में जो सेपल्स और पेटल्स हैं, ये सब थैलेमस वगैरह, ये सब डिटैच हो जाता है और ओवरी जो रहती है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है. ओव्यूल्स फर्टिलाइज होने के बाद में सीड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. ठीक है, कुछ एक प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर थैलेमस इंटैक्ट रहता है. ठीक, तो यहाँ पर ये काफी सारी चीजें हमारे सामने आएंगी कि कैसे ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है, कैसे ओव्यूल्स सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं. ठीक है, उनको नरिशमेंट कौन प्रोवाइड करता है, एंडोस्पर्म का क्या होता है, एम्ब्रियो कैसे बनता है, एम्ब्रियो के शेप्स स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंसेस आते हैं डेवलपमेंट के दौरान, और किस प्रकार से मतलब सीड्स के थ्रू प्लांट फॉर्मेशन होगा, मतलब कि रूट कैसे बनेगी, स्टेम कैसे बनेगी. ये सारे पॉइंट्स हम लोग पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में कवर करते हैं. Let us start with it. This particular image, by the way, shows a lot of things. यहाँ अगर आप लोग देखोगे तो आपको दिख रहा है एक फ्लावर. इस फ्लावर के अंदर हम लोगों को दिख रही है ओवरी और हमें दिख रहे हैं ओव्यूल्स. जब हम देखते हैं ओव्यूल्स जो है बाद में फर्टिलाइज होने के बाद में दे हैव गॉट कन्वर्टेड इनटू सीड्स. ठीक है, सीड को ओपन करके देखते हैं तो हमें सीड के अंदर एम्ब्रियो भी नजर आता है. एम्ब्रियो के स्ट्रक्चरल जो भी मेन इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सब हम समझेंगे. इस प्रकार से किस तरीके से चेंजेस होते हैं ये हम देखने वाले हैं. ठीक है, तो एरो कुछ इस तरीके से है. पहले आप देखते हो कि फ्लावर प्रॉपर रहता है, ओवरी रहती है, ओव्यूल रहता है. ठीक है, फिर हम बोलते हैं फर्टिलाइज होने के बाद में अब सीड्स बन जाएंगी. ठीक है, और ये सारे के सारे जो फ्लावर के बाकी के पोर्शंस दिख रहे हैं, पेटल, सेपल, थैलेमस, ये सब डिटैच होके झड़ जाएंगे और सिर्फ फ्रूट बाकी रह जाता है. मतलब कि ओवरी का पोर्शन इंटैक्ट रहता है मोस्टली. ओवरी के अंदर रहते हैं सीड्स. ठीक है, और जब हम सीड्स का माइक्रो स्ट्रक्चर एनालाइज करते हैं तब हम लोगों को उसके अंदर एम्ब्रियो दिखता है और उसकी फर्दर डिटेल्स हम लोग देखते हैं. बहुत मतलब इंटरेस्टिंग इवेंचुअली होने वाला है, परंतु इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आता है वो होता है इमेजिनेशन. और जैसे कि बहुत इजीली इमेजिन कर पाते हैं हम लोग जाइगोट फॉर्मेशन इन केस ऑफ ह्यूमन, क्योंकि हम सब ऑर्गन्स से अवगत है. We are very much well aware about the organs, like we will be easily able to understand कि हार्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, किडनी का हो रहा है. ठीक है, यहाँ पर हमारे पास टर्म्स आते हैं प्लूम्यूल. ठीक है, यहाँ पर हमारे पास में टर्म्स आते हैं कॉटिलेडन्स, एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल, और इसको इमेजिन कर पाना इज नॉट अ इजी टास्क बट इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट. ठीक है, क्योंकि जब हम इमेज के थ्रू जाएंगे तो हमारे दिमाग में क्लियर होगा. फिर आपको मैं कुछ एक टास्क दूंगी, घर पे करके देखो तो आप लोगों को उससे और इजी समझ आने लगेगा. ठीक है, तो स्टार्ट करें. ये एक और इमेज लिए मैंने हिबिस्कस प्लांट की. कभी अगर आप लोगों के नियर प्रॉक्सिमिटी में घर के आसपास में हिबिस्कस प्लांट होता है तो उसका एक फ्लावर लेना. ठीक है, जब उसकी फ्लावर की लीव्स शेड हो रही हो उसके आसपास लेना. ठीक है, जब उस फ्लावर की लीव्स शेड हो रही होंगी उसके आसपास अगर आप लोगे तो आप देखोगे कि जो ये ओवरी है इसका स्ट्रक्चर जो है ये फ्रूट में कन्वर्ट हो चुका होगा, और ये अंदर के जो पोर्शन है ओव्यूल्स ये सीड में कन्वर्ट हो चुके होंगे. आप लोगों को देखने को मिलेगा एक्चुअल में. ठीक है, सो यू ऑल कैन डू दैट. नाउ इन द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक हमारे पास में दो इमेजेस दी हुई हैं. एक दी हुई है एक डाइकॉट प्लांट के सीड की और एक दी एक मोनोकॉट प्लांट के सीड की. इन दोनों सीड्स के स्ट्रक्चर को हम लोग इमेजिन करेंगे, विजुअलाइज करेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत पहले हम समझ लें, उसके बाद जब हम इनको देखना स्टार्ट करेंगे तो हमारे दिमाग में ज्यादा इजी और क्लियर तरीके से बातें सामने आएंगी. हम फर्स्टली देख रहे हैं कि एंडोस्पर्म क्या होता है. ठीक है, तो जैसे हमने देखा था एग अपैरेटस के अंदर एक ट्रिपल फ्यूजन से बना हुआ प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है.
ये एंडोस्पर्म का क्या लॉजिक है, इसको क्यों रखा जाता है, इसका रिटेनमेंट क्यों है, और इसको एम्ब्रियो फॉर्मेशन के प्रोसेस के पहले क्यों पढ़ते हैं। ठीक है, एंडोस्पर्म में ऐसा क्या है कि उसको एम्ब्रियो फॉर्मेशन के पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा। ये एकदम सिंपल सी बात हो गई, जैसे कि प्लेसेंटा के बारे में पता होना जरूरी है जब हम ह्यूमन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्ट्रक्चर समझते हैं उसके पहले। रीजन, क्योंकि न्यूट्रिशन प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चर हो जाता है प्लेसेंटा इन केस ऑफ एनिमल्स। ह्यूमन की बात करें अगर हम लोग तो, और एंडोस्पर्म वैसे ही न्यूट्रिशन प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चर हो जाता है फॉर द डेवलपिंग एम्ब्रियो इन प्लांट्स। ठीक है, तो एंडोस्पर्म को रिटेन करना, एंडोस्पर्म के बारे में जानना एम्ब्रियो फॉर्मेशन के पहले इसलिए जरूरी है क्योंकि एंडोस्पर्म इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर विच विल प्रोवाइड द नरिशमेंट न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो इन केस ऑफ प्लांट्स। ठीक है, तो ये इसका वाई का आंसर था ये। ठीक है, अब हमारे पास एनसीईआरटी में ये वाला डायग्राम दिया हुआ है, इस डायग्राम को दोबारा से वापस लेके आई हूं मैं, इसको हम बेसिकली टोटल 3 बार देखते हैं चैप्टर में। ठीक है, क्योंकि इसका कारण ये कि यहाँ पर जो डायग्राम दिया हुआ है इसमें 2-3 चीजें एक्सप्रेस की हुई है। अब हम यहाँ देखेंगे स्ट्रक्चर में, जब हम लोग जाइगोट की बात करते हैं तो ये जाइगोट रहा स्ट्रक्चर। ठीक है, ओके, ये सिनर्जिड्स हैं। अब ये सिनर्जिड्स तो होने वाले हैं डीजनरेट, इनका अब काम नहीं है। एंटीपोडल सेल्स थे जो कि वो भी डीजनरेट होंगे। ठीक है, सिनर्जिड स्ट्रक्चर्स किस एंड पर थे अगर कोई पूछेगा तो, और एंटीपोडल सेल्स किस एंड पर थे कोई पूछेगा तो हमें जवाब देना होगा एंटीपोडल सेल्स हमारे चैलेजा एंड पे थे, चैलेजल एंड पे। ठीक है, एंड सिनर्जिड जो थे हमारे वो थे माइक्रोपाइलर एंड के ऊपर। ठीक है, अब इसमें ये 2 एंड्स के बारे में याद रखें। चैलेजल एंड पर जो एंटीपोडल सेल्स थे वो डीजनरेट हो जाएंगे। ठीक है, जब जाइगोट का डेवलपमेंट एम्ब्रियो में होना स्टार्ट हो जाएगा तब, और सिनर्जिड सेल्स जो है वो भी डीजनरेट हो जाएंगे। तो बचेगा कौन, बचेगा सिर्फ जाइगोट और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस और प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। ठीक है, बेसिक बात ये हो गई कि हम ये बोल सकते हैं कि जाइगोट लाइज इनसाइड, जाइगोट लाइज इनसाइड प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। ठीक है, तो 2 चीजें बचेंगी हमारे पास, एक बचेगा प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल जिसके पास में है एक ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस और जाइगोट उसके अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये देखो, इसको मैं हाईलाइट करके बताती हूं, ये है हमारे पास में प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। ठीक है, और इस सेल के अंदर बचेगा ये जाइगोट। ठीक है, तो इस प्रकार का हमारे पास स्ट्रक्चर बचने वाला है। अब जब हम एनसीईआरटी के फर्दर रिमेनिंग स्ट्रक्चर को आगे देखेंगे तो इन्होंने सिर्फ जाइगोट को उठा के आगे की तरफ स्टेजेस बनाई है। ठीक है, इन्होंने इस प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल को आगे स्टेजेस में इंडिकेट नहीं किया, दिखाया नहीं। ठीक, तो ये वाला डायग्राम जो है इसको बहुत ठीक से और बारीकी से समझेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि क्या बताना चाह रहा है। अच्छा, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या देखने वाले हम लोग कि प्राइमरी एंडोस्पर्म, क्योंकि हम लोग एंडोस्पर्म के बारे में पहले पढ़ रहे हैं तो एंडोस्पर्म का होगा क्या। ठीक है, तो व्हाट विल हैपन ऑफ द एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म इज ऑलरेडी हैविंग 3n प्लॉइडी दैट इज ट्रिप्लॉइड। ठीक है, और इसका जो न्यूक्लियस है वो माइटोटिकली डिवाइड करना चालू करेगा और मल्टीपल न्यूक्लियस बनाना स्टार्ट करेगा। ठीक है, मतलब कि मानो एक बार डिवीजन हुआ, दूसरी बार हुआ, तीसरी बार हुआ, ऐसे करके बहुत सारे हम बोलेंगे एंडोस्पर्म के न्यूक्लियस बनना स्टार्ट होंगे। ठीक, इस हिसाब से हम बोलेंगे कि एंडोस्पर्म जो है उसमें मल्टीपल न्यूक्लियर डिवीजन होंगे, एक ये पॉइंट तो फिक्स है। अब लेकिन क्या ये मल्टीपल न्यूक्लियर डिवीजन होने के बाद में सभी न्यूक्लियस के आसपास में एक सेल वॉल सेपरेट मिल रही है कि नहीं, इसकी कोई श्योरिटी नहीं है। तो इस हिसाब से एंडोस्पर्म का डिवीजन होता है बहुत फास्ट रेट पर, वो अलग अलग टाइप का हो सकता है। ठीक है, टाइप 1 वो होता है जहां पर न्यूक्लियर डिवीजन तो हो रहा है पर सेल वॉल उनके आसपास में नहीं बन रही, इसको हम बोलेंगे फ्री एंडोस्पर्म न्यूक्लियर डिवीजन। ठीक है, सेकंड केस में क्या होता है, न्यूक्लियस डिवाइड करता है और मल्टीपल न्यूक्लियस बनाता है, हर न्यूक्लियस के आसपास में एक सेल वॉल बनती जाती है, तो हम बोल देंगे उसको सेल्यूलर एंडोस्पर्म बन रहा है। ठीक है, और तीसरा एक और केस होता है जो कि इन दोनों के बीच का इंटरमीडिएट है। ठीक, तो ये तीनों केसेस हम लोग अभी देख रहे हैं। फर्स्ट केस देखते हैं, फ्री न्यूक्लियर। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन में क्या समझ में आ रहा है कि हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, ये दिख रहा है सभी लोगों को।
प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, ठीक है। ये प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल जो है ये डिवाइड हुआ और इसके अंदर सिर्फ न्यूक्लियर डिवीजन हुआ, तो हम बोलेंगे कैरियोकाइनेसिस हुआ, ठीक है, माइटोटिक डिवीजन से। और फिर वापस से माइटोटिक डिवीजन चल रहा है, लेकिन किसी भी न्यूक्लियस के आसपास में आप लोगों को इस प्रकार से कोई सेल वॉल बनती हुई नजर आ रही है क्या? नहीं बनती हुई नजर आ रही है, और इसीलिए हम इसको बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। इज दिस वेरी क्लियर टू ऑल? दिस इज द फर्स्ट फॉर्म। सेकेंड फॉर्म जब देखते हैं तब हमें मिलता है सेकेंड फॉर्म में सेल्यूलर मेथड जो है, सेल बनेंगे, मतलब कि जब न्यूक्लियस डिवाइड होगा, कैरियोकाइनेसिस होगा, तब कैरियोकाइनेसिस के साथ साथ में यहां पर सेल वॉल भी बन जाएगी, ठीक है। मतलब कि हर न्यूक्लियस के आसपास में सेल वॉल है। अब जब ये न्यूक्लियस फर्दर डिवाइड करेंगे माइटोटिकली, तो जो रिजल्टेंट सेल्स बनेंगे उन सबके पास में भी सेल वॉल्स प्रेजेंट रहेंगी। मतलब कि ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बनने वाला है एक सेल्यूलर एंडोस्पर्म, ठीक है। तो यहां पर ये वाला केस क्लियर है। और थर्ड वाला जब हम केस देखते हैं तो वो हो जाता है इन दोनों के बीच का इंटरमीडिएट, उसको बोलते हैं हेलोबियल, ठीक है। हेलोबाइल भी बोलते हैं काफी सारे प्रोनाउंस करने में। इसमें क्या है, सेल रहता है, पहला सेल का डिवीजन होके जो दो रिजल्टेंट सेल्स बनते हैं उसमें से उन दोनों रिजल्टेंट सेल्स की तो सेल वॉल बन जाती है। इसकी भी सेल वॉल बन गई और इसकी भी सेल वॉल बन गई, ठीक है। लेकिन इसके बाद जो फर्दर डिविजन्स होंगे उसमें से सिर्फ एक की ही सेल वॉल्स बनेंगी और एक की नहीं बनेंगी, ठीक है। मतलब अब जब ये अंडरगो कर रहा है सेल डिवीजन तो इसके रिजल्टेंट सेल्स की सेल वॉल बनेंगी, बना दी मैंने, ठीक है। इस डायग्राम में बनी हुई नहीं है, ठीक है। और एक सेल की सेल वॉल नहीं बनेगी और ये खाली रह जाएगा ऐसे करके। मतलब कि ये फ्री न्यूक्लियर इंडिकेट कर रहा है नीचे वाला पोर्शन, और ऊपर वाला इंडिकेट कर रहा है सेल्यूलर। आया समझ में? तो इसीलिए हेलोबाइल को हम लोग बोल देते हैं इंटरमीडिएट ऑफ द अबव टू, ठीक है। इज दिस क्लियर? तो इस तरीके से एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है। एंडोस्पर्म कैन बी ऑफ 3 डिफरेंट टाइप्स, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, सेल्यूलर एंडोस्पर्म या हेलोबाइल एंडोस्पर्म, ठीक है। इसको रीड करो, थ्योरी को क्या लिखता है। द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल डिवाइड्स रिपीटेडली एंड फॉर्म्स अ ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू, जो कि हमने देखा कि ट्रिप्लॉइड टिश्यू बनाएगा। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर फिल्ड विथ रिजर्व फूड मटेरियल, जैसे कि हमने कहा कि ये क्या काम करने वाला है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। तब न्यूट्रिशन कोई कब प्रोवाइड कर सकता है? जब उसके पास में एडिक्वेट रिजर्व फूड मटेरियल हो। रिजर्व फूड मटेरियल क्या होगा इनके पास में? इट विल बी स्टार्च, इट विल बी प्रोटीन्स एज वेल, ठीक है। दोनों चीजें होंगी रिजर्व फूड मटेरियल के तौर पे, और यही रिजर्व फूड मटेरियल जो है ये न्यूट्रिशन देगा डेवलपिंग एम्ब्रियो को। इतनी बात क्लियर है? अब नेक्स्ट देखते हैं, जब हम बात करते हैं फ्री न्यूक्लियर साइटोप्लाज्म कैसा दिखता होगा और सेल्यूलर साइटोप्लाज्म कैसा दिखता होगा, इसका बेस्ट एग्जांपल होता है नारियल पानी, ठीक है। तो सभी लोगों को बहुत ज्यादा पसंद होता है नारियल पानी डेफिनेटली, एंड जब गर्मियां आती है तब उसका मतलब हम बोल सकते हैं एफिशिएंसी बढ़ जाती है एक्शन की, क्योंकि उसके नारियल पानी के एंडोस्पर्म में पोटेशियम सॉल्ट बहुत ज्यादा होता है एंड इट हेल्प्स अस इन रीबिल्डिंग द इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन ऑफ द बॉडी। तो उसको पीने के बाद में एक एनर्जी लेवल थोड़ा बढ़ा हुआ फील होता है इंसान को, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस हो जाता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जब ये नारियल हम देखते हैं, यहाँ पर एक कच्चा नारियल दिया हुआ है डायग्राम में, तब इस डायग्राम के अंदर आप लोगों को दो प्रकार का एंडोस्पर्म नजर आ रहा है। जो इसका व्हाइट कलर का हम बोलते हैं कर्नल बनता है, ठीक है, जिसको आप लोग मीट भी, कर्नल मीट भी बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं चटक हिंदी में, या और क्या पता क्या बोलते हो, ठीक है। पर सेल्यूलर एंडोस्पर्म बोलते हैं इसको हम लोग, जो व्हाइट वाला पोर्शन है वो, ठीक है। नारियल की मलाई बोलते हैं जिसको, है ना, और भी कुछ जो भी तुम्हारे दिमाग में आ रहा है बोल लो। और नेक्स्ट है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म वो हो जाता है जिसको हम बोलते हैं नारियल पानी, ठीक है। आया समझ में क्या? तो ये हुआ तुम्हारा एग्जाम्पल कि अगर फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म पूछा तो हम बोलेंगे इट विल बी द वाटर पोर्शन ऑफ द कोकोनट सीड, एंड कोकोनट इज अ सीड एज वेल एज रूप, एंड बहुत कुछ होता है कोकोनट, ठीक है, वो हम आगे देखेंगे। पर अभी हम सिर्फ ये देखते हैं कि जो इसका वाटर कंटेंट है वो है फ्री एंडोस्पर्म, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, और जो इसका व्हाइट वाला पोर्शन है ये हो जाएगा सेल्यूलर एंडोस्पर्म, ठीक है। तो जितना मैंने पढ़ाया उसका एक क्विक रिवीजन कर रहे हैं हम थ्योरी पढ़ के, ताकि तुम्हारे दिमाग में क्लियर हो कि मैंने क्या क्या बोला।
In the most common type of endosperm development, the primary endosperm nucleus undergoes successive nuclear division to give rise to the free nuclei. ठीक है, the stage of endosperm development is called as free nuclear endosperm. ठीक है, ये फर्स्ट हमने केस पढ़ा था वो. Second, subsequently cell wall formation occurs and the endosperm becomes cellular. ठीक है, ये भी हो सकता है. तीसरा, the number, अच्छा तीसरा नहीं है, the number of free nuclei, अच्छा कितने बनेंगे, ये भी तो एक पॉइंट है ना. जैसे मैंने बोला है माइटोटिक डिवीजन परफॉर्म करेंगे और बहुत सारे न्यूक्लियाई को राइज देंगे, ये कितने बनेंगे, ये वाला केस कभी भी एक कांस्टेंट नहीं होता है. इट इज अ हाईली वेरिएबल एस्पेक्ट. अलग अलग प्लांट्स के अंदर अलग अलग बन सकते हैं नंबर्स में. ठीक है, तो न्यूक्लियस का फॉर्मेशन कितना होगा, दिस इज अ हाईली वेरिएबल थिंग. इसमें कभी भी फिक्स नंबर नहीं बोलना है. ठीक है, तो द नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियाई फॉर्म्ड बिफोर द सेल्युलराइजेशन विल वेरी ग्रेटली. ठीक है, एग्जाम्पल दिया इन्होंने, द कोकोनट वाटर फ्रॉम टेंडर कोकोनट दैट you are familiar with is nothing but free nuclear endosperm made up of thousands of nuclei. हम बहुत सारे न्यूक्लियाई पी जाते हैं. ठीक है, and the surrounding white kernel is the cellular endosperm. ठीक है, चलो अब ये वाला फोटोग्राफ देखोगे तो तुम्हें फ्री न्यूक्लियर, सेलुलर और हेलोबियल तीनों और क्लियर हो जाएंगे. फ्री न्यूक्लियर वाले में हम देख सकते हैं कि न्यूक्लियाई फ्री है. ठीक है, उनके आसपास में कोई सेल वॉल नहीं बनी. सेल्यूलर वाले में हम देखते हैं कि हर न्यूक्लियाई के आसपास में सेल वॉल फॉर्मेशन हो चुकी है. ठीक है, और हेलोबियल में हम देखते हैं कि यहाँ पर दोनों केसेस मिल रहे हैं, मतलब कि सेल्यूलर भी है और फ्री न्यूक्लियाई भी है. ठीक है, तो ये तीन केसेस ऑफ एंडोस्पर्म फॉर्मेशन हो सकते हैं. ओके अच्छा, अगर हम देखें कि कोकोनट एक सीड है, तो देखो ध्यान से, तो कोकोनट एक सीड है, इसमें सीड का कोट है ये. ठीक है, ओके, ये सीड का कोट है. ठीक है, और ये फ्रूट का कोट है, मतलब ये हो जाएगा ओवरी. ओवरी में सीड. ठीक है, सीड का कोट, और सीड के कोट के अंदर हम देखते हैं कि यहाँ पर हो जाएगा लिक्विड एंडोस्पर्म एंड सॉलिड एंडोस्पर्म. ठीक है, जो लिक्विड एंडोस्पर्म है वो है कोकोनट मिल्क, और सॉलिड एंडोस्पर्म हो जाएगा व्हाइट वाला पोर्शन, है ना. तो जस्ट इमेजिन कंप्लीट कोकोनट. अब तुम लोगों को ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कोकोनट जो है उसको हम लोग क्या बोले. तो कोकोनट बेसिकली जो हम लोग हरा वाला देखते हैं वो पूरा ओवरी है. ठीक है, और ओवरी ही फ्रूट में कन्वर्ट हो गया है, इसीलिए फ्रूट है वो. और फ्रूट के बाद में अंदर का जो पोर्शन हार्ड वाला होता है, ठीक है, वो होता है सीड कोट. सीड कोट के अंदर व्हाइट पोर्शन जिसको हम लोग बोलते हैं वो होता है आपका सेल्युलर एंडोस्पर्म, और जो लिक्विड होता है वो होता है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, और एक छोटी सी एम्ब्रियो भी होती है. ठीक है, जिसको नरिश कर रहे हैं ये सारी चीजें मिलकर. इज दिस वेरी क्लियर? तो एंडोस्पर्म का बेसिक काम क्या था, उसका बेसिक फंक्शन ये था कि नरिशमेंट प्रोवाइड करना द डेवलपिंग एम्ब्रियो को. ठीक है, तो डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करने में कई बार ऐसा होता है कि एम्ब्रियो जो है वो पूरा का पूरा एंडोस्पर्म यूटिलाइज कर लेता है, और रिजल्टेंट सीड के अंदर एंडोस्पर्म दिखता ही नहीं. एक तो ये केस होता है. दूसरा ये केस होता है कि काफी सारे सीड्स ऐसे होते हैं जिनका एंडोस्पर्म पूरा यूटिलाइज नहीं होता और वो दिखता है. ठीक है, सीड में, कर्नल में. ठीक, तो हमारे पास में कुछ एक एग्जांपल्स ऐसे भी होने चाहिए जिसमें हमें पता चले कि कौन से ऐसे सीड्स हैं जिसके अंदर कंप्लीटली न्यूट्रिशन का इस्तेमाल कर लिया गया बाय द एम्ब्रियो, और कौन से ऐसे सीड्स हैं जिसके अंदर एंडोस्पर्म थोड़ा थोड़ा रहता है बाकी, मतलब कि पूरा यूटिलाइज नहीं करा. ठीक है, तो देखो एंडोस्पर्म में either be completely consumed by the developing embryo, एग्जांपल पी, ग्राउंडनट, बीन्स. जब इनको आप लोग तोड़ के देखते हो तो आप लोगों को कुछ भी एंडोस्पर्मिक कंटेंट नहीं नजर आता. ठीक है, वो कंप्लीटली कंज्यूम कर लिया गया होता है बिफोर सीड मैच्योरेशन, और इट मे परसिस्ट इन द मैच्योर सीड. ठीक है, एक तो ये था इतना, और इट मे परसिस्ट इन द मैच्योर सीड. एग्जांपल है जगह कैस्टर एंड कोकोनट. कोकोनट के अंदर मैच्योर सीड के अंदर भी रहता है थोड़ा थोड़ा एंडोस्पर्म. ठीक है, कैस्टर में भी रहता है, राइस में रहता है, व्हीट में रहता है, और मेज में रहता है. इन सबके अंदर एंडोस्पर्म रहता है बाकी. ठीक है, फिर आपको एक एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए बोली एनसीईआरटी ने, और उन्होंने बोला कि स्प्लिट ओपन सम कैस्टर सीड्स एंड पीज एंड बीन्स एंड ग्राउंडनट एंड फ्रूट ऑफ कोकोनट, और देखो कि किस में एंडोस्पर्म है किस में नहीं है. ठीक है, तो ये एक्टिविटी में जो मैंने दो येलो में लिखे हुए हैं, कैस्टर एंड फ्रूट ऑफ कोकोनट, इन दोनों के पास में एंडोस्पर्म होता है. ठीक है,
इंटैक्ट रहता है थोड़ा थोड़ा, है ना। और पीज और बीन्स और ग्राउंड नट जो दिया हुआ है मैंने पिंक कलर में जो लिखा हुआ है, ये पिंक वाले स्टार्स जो हैं, ठीक है, इनमें एब्सेंट हो जाता है, एंडोस्पर्म एब्सेंट, ठीक है। एंड फिर अगर मैंने बोला कि व्हीट और राइस और मेज में क्या होता है, व्हीट और राइस और मेज में क्या होता है, तो हम ये देखते हैं फोटो, ठीक है। तो फोटोग्राफ के फॉर्म में आप लोगों को बहुत क्लियर होगा, एविडेंट होगा कि अच्छा इसको बोलते हैं एंडोस्पर्म, ओके ये होता है एम्ब्रियो, ठीक है। तो कई बार तो बच्चे मिस कंफ्यूजन में कई बार सीड को पूरा एम्ब्रियो बोल देते हैं, जबकि सीड के अंदर एम्ब्रियो होता है, ठीक है। सीड पूरा खुद एम्ब्रियो नहीं होता। ध्यान से देखें, सबसे पहले हमारे सामने आता है मेज, इसी को हम लोग बोलते हैं कॉर्न कर्नल, ठीक है। जब मक्के का दाना देखते हो तो आप लोगों को यहाँ पर एम्ब्रियो नजर आता है, ये एम्ब्रियो पोर्शन है, ठीक है, ये एम्ब्रियो पोर्शन है, ओके। और ये नजर आता है हम लोगों को एंडोस्पर्म, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारा फ्लूइड भरा हुआ होता है, येलोइश कलर का गाढ़ा गाढ़ा सा, ठीक है, जिसमें कॉर्न स्टार्च बनता है, जिससे कि वो होता है एंडोस्पर्म, ठीक है। तो मेज में एंडोस्पर्म प्रेजेंट है, राइस सीड में भी एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है, ठीक है। और व्हीट ग्रेन जब हम देखेंगे तो व्हीट में भी एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी ने हमसे पूछा था कि क्या इन तीनों में एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है, तो उसका एग्जांपल में यस, तीनों में ही एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है, मतलब कि व्हीट में भी, मेज में भी और राइस में भी, तीनों में ही एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। तो उसको आंसर हमको करना है यस, ठीक है। सो दिस मच इज डन। अब एनसीईआरटी ने एक और चीज बोली हमको कि जब हम कभी फ्री हो बाय चांस तो हम लोग ओपन अप करके देखें सीड्स को, जर्मिनेट करें सीड्स को, ओपन अप करके देखें हमारे पास क्या क्या स्ट्रक्चर्स आते हैं, ठीक है। तो हम ये भी करेंगे, इसको भी रीड करते हैं थोड़ी देर में, पहले एम्ब्रियो पढ़ लेते हैं। अच्छा, अभी हमने क्या पढ़ा, एंडोस्पर्म पढ़ा। अब हम देखते हैं कि एम्ब्रियो क्या है, ठीक है, और एम्ब्रियो का फर्दर डेवलपमेंट प्लांट में कैसे होगा, उसके कौन कौन से रीजंस रिस्पॉन्सिबल हैं, कौन कौन से पोर्शंस बनाने के लिए, ठीक है। तो देखते हैं एम्ब्रियो पहली बात तो कौन से एंड पे डेवलप होगा, तो ये तो बहुत सिंपल सी बात है, क्योंकि हमने फोटोग्राफ ऑलरेडी देखा था, तब मैंने बताया था कि माइक्रोपाइलर एंड के ऊपर ही जाइगोट होता है, देखो, है ना। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि एम्ब्रियो भी जो है वो माइक्रोपाइलर एंड पे ही बनेगा, ना कि चैलेजल एंड पे, ठीक है। वो बनना है माइक्रोपाइलर एंड पे। तो ये फर्स्ट पॉइंट तो हमारे दिमाग में एकदम क्लियर होना चाहिए कि एम्ब्रियो कौन से एंड पर बनेगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और इसका आंसर होगा हमेशा ही माइक्रोपाइलर एंड पे बनेगा, ठीक है। अच्छा, अब जब ये डिवाइड करते हैं तब बेसिकली कैसे डिवाइड करते हैं हमको ये देखना है। तो इन्होंने बोला है एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, जाइगोट्स डिवाइड ओनली आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड। अब सोचो, जाइगोट जो है वो पहले डिवाइड करके 2 सेल स्टेज, फिर क्वाड्रेंट, फिर ऑक्टेंट बना ले, और उसके बाद फिर वो ग्लोबुलर और हार्ट शेप का इतना स्ट्रक्चर डिवाइड कर जाए। मान लो कि बीच में पता चलता है उसको कि न्यूट्रिशन तो था ही नहीं उसके पास में, तब ऐसे केस में क्या होगा, उसका कंप्लीट डेवलपमेंट हो नहीं सकता। इसीलिए एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट चालू ही तब होता है जब थोड़ा एंडोस्पर्म पहले से ही उनके पास में रिजर्व फूड मटेरियल के तौर पे हो, और उसके बलबूते पे एम्ब्रियो डिवाइड करेगा कि हाँ मेरे पास में सफिशिएंट रिसोर्सेस हैं, न्यूट्रिशन है, एंड जब मैं अगर डिवाइड करना स्टार्ट करूंगा तो मैं एक ग्रोथ अचीव कर पाऊंगा, ठीक है। तो एम्ब्रियो उस स्टेज पर डिवाइड करना स्टार्ट करेगा जब उसे पता है कि थोड़ा बहुत अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है। तो दिस इज एन एडेप्टेशन टू प्रोवाइड अश्योर्ड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो, ताकि कभी भी न्यूट्रिशन की कमी नहीं पड़े, ठीक है, ऐसा है। देन though the seeds differ greatly, the early stages of embryo development are similar in both monocot and dicot. काफी हद तक सिमिलैरिटी शो करते हैं मोनोकॉटिलेडनस प्लांट एंड डाइकॉट प्लांट्स जब उनका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, भले उनकी सीड्स में डिफरेंसेस हैं। Whenever we actually go through that how this particular embryo will appear like, तो इसके बहुत डिफरेंट शेप अटेन होते हैं जैसे जैसे ये ग्रो करते जाता है। तो जब हम देखते हैं कि जाइगोट है हमारे सामने और ये जाइगोट जो है ये डिवाइड करना स्टार्ट करेगा, ठीक है, तब जाइगोट के डिवीजन में जाइगोट ने सिंगल सेल से फिर 2 सेल स्टेज डिवाइड करके बनाई, 2 सेल स्टेज से उसने 4 सेल बनाई होगी, 8 सेल बनाई होगी और 16 सेल बनाई होगी, ऐसे और आगे बढ़ते गया, ठीक है। तो हम अभी सिर्फ शेप की बात करें और नंबर की नहीं, तो जाइगोट जो है एक स्टेज अचीव करता है, इसको हम बोलते हैं ग्लोबुलर एम्ब्रियो, जहां पर ये एम्ब्रियो आपको ग्लोब्यूल जैसे दिखता है, ठीक है। और फिर वो अटेन करता है एक स्टेज, उसको हम लोग बोलते हैं हार्ट शेप एम्ब्रियो, ठीक है। फिर वो अटेन करता है टॉर्पेडो, ठीक है।
फिर अटेन करता है मैच्योर एम्ब्रियो। ऐसे करके अलग अलग शेप्स आते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में। जब जाइगोट ने सिंगल सेल से डिवाइड करके और 2 सेल स्टेज बनाई थी, तब इस 2 सेल स्टेज में एक पोर्शन तो ऐसा है जो कि फर्दर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करेगा, और एक सेल ऐसा होता है जिसको हम बोलते हैं सस्पेंसर सेल। ये सस्पेंसर सेल के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, इंक्लूडिंग होल्डिंग ऑफ द डेवलपिंग एम्ब्रियो, एंड वी विल से इट विल हेल्प इन प्रोटेक्टिंग इट, इट विल ऑल्सो हेल्प इन डायरेक्टिंग इट टुवर्ड्स द एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म कहां से कलेक्ट करना है ये एम्ब्रियो को गाइड करता है सस्पेंसर सेल। तो सस्पेंसर सेल के बहुत सारे अलग अलग फंक्शंस होते हैं, ठीक है, और वो बेसिकली मल्टीपल फंक्शंस में इन्वॉल्व है, जिसको हम अभी देखते हैं। हम अभी देखते हैं 2 डायग्राम्स यहाँ पर, एक हमारे पास में है डाइकॉट सीड और एक और लिया मैंने आप लोगों के लिए मोनोकॉट सीड, ठीक है। जो ये डाइकॉट सीड वाला है, इसको जब हम ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास में क्या क्या वर्ड्स आएंगे, टर्म्स आएंगे, वो हमारी एनसीईआरटी में जो दिए हुए हैं उनको हम मेनली लेंगे, कंसिडर करेंगे। पहले देखो, ये है जाइगोट, ठीक है। जाइगोट को ही oospore भी बोलते हैं। oospore ने डिवाइड करके बनाया एक सस्पेंसर सेल, एक एम्ब्रियो सेल, ठीक है। एम्ब्रियो सेल ने बनाया एक क्वाड्रेंट, फिर बनाया एक ऑक्टेंट, ठीक है, फिर बनाया एक ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो, ठीक है। तो जब हम ई वाले पोर्शन पे आते हैं तो हम देखते हैं कि वो क्या बना है, एक ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो। ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो जब बन गया है तब उसके अंदर कुछ एक चीजें डिफरेंशिएट होकर नजर आ रही है, जैसे कि रूट टिप नजर आ रही है, रूट कैप नजर आ रही है, ठीक है। फिर आता है इसी के बाद में ये एक हार्ट शेप एम्ब्रियो में कन्वर्ट हुआ। हार्ट शेप एम्ब्रियो बनने के बाद में फिर ये मैच्योर एम्ब्रियो बनेगा। मैच्योर एम्ब्रियो के पास में क्या क्या स्ट्रक्चर देखने को मिलता है? मैच्योर एम्ब्रियो के पास में देखने को मिलेगा आप लोगों को कॉटिलिडन, ठीक है। डाइकॉट है क्योंकि इसीलिए एक कॉटिलिडन और दूसरा कॉटिलिडन नजर आ रहा है, ठीक है। फिर हमें नजर आ रहा है प्लूम्यूल, एक स्ट्रक्चर ये रहा, ठीक है। हमें नजर आ रहा है एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल, और फिर हमें नजर आ रहा है रेडिकल, ओके। अब ये सारी चीजें हमको यहां पर दिख रही हैं। इधर देखें अगर, तो अब इन्होंने इसको ऐसे इन्वर्ट करके बना दिया, ठीक है। तब देखोगे ध्यान से तो आपको नजर आएगा, इधर से देखते हैं, ये है कॉटिलिडन्स एक और दूसरा, ठीक है। कॉटिलिडन्स के बीच में हमको नजर आता है प्लूम्यूल, ठीक है। एपिकोटाइल ये वाला पोर्शन है, इसके जस्ट नीचे होता है हाइपोकोटाइल, और हाइपोकोटाइल के नीचे होता है रेडिकल, और रेडिकल इज ऑलवेज सपोर्टेड बाय अ रूट कैप। इतने स्ट्रक्चर्स हम लोग को एक डाइकॉट सीड में देखने को मिलेंगे, ठीक है। इनके क्या क्या फंक्शंस हैं ये सारे मैं एक एक करके बताऊंगी, इमेजिन करवा के, है ना। अभी देखो सस्पेंसर की जब हम बात करते हैं कि सस्पेंसर सेल का क्या काम है, तो मैंने वो यहाँ लिख दिया आप लोगों के लिए, दैट इट विल प्रोवाइड अ सपोर्ट, जैसे कि मैंने कहा न्यूट्रिशन में भी हेल्प करेगा, और ग्रोथ रेगुलेटर डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए, और ये पुश करता है एम्ब्रियो को एंडोस्पर्म के रीजन में। यही सारे फंक्शंस मैंने ऑलरेडी बताए थे, वो मैंने लिख भी दिए हैं ताकि आप भूल नहीं जाओ, ठीक है। अब अगर हम मोनोकॉट सीड देखते हैं, तो मोनोकॉट सीड जब भी आप लोग देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये है जाइगोट, वैसे ही देखना, बिल्कुल सेम टाइप के इवेंट्स नजर आ रहे हैं, ठीक है। फिर उसने डिवाइड करके बनाया एक 3 सेल स्टेज, ठीक है। सस्पेंसर है, मिडिल सेल है और टर्मिनल सेल है, ठीक। फिर हमें यहां पर भी दिख रहा है एक ग्लोबुलर टाइप का एम्ब्रियो, ठीक है। यहां पर भी हमें दिख रहा है एक कॉटिलिडॉन डेवलप हो रहा है, प्लूम्यूल है, हाइपोकोटाइल है, रेडिकल है, सस्पेंसर है। ये सारे टर्म्स पहले वाले में भी थे, ठीक है। लेकिन जब हम मैच्योर फॉर्म में देखते हैं सीड को, तो कुछ एक टर्म्स नई आ जाती है हमारे सामने। मोनोकॉट के अंदर हमारे पास में एक टर्म आती है ये वाली, और एक टर्म आती है ये वाली, ठीक है। इसकी स्पेलिंग कई बार आपको डिफरेंट डिफरेंट देखने को मिलेगी, लेकिन आप एनसीईआरटी की स्पेलिंग के साथ जाएंगे, और एनसीईआरटी की स्पेलिंग जो होती है हमारी वो होती है ये वाली, कोलियोप्टाइल एंड कोलियोराइजा, ठीक है। इसके नाम है कोलियोप्टाइल एंड कोलियोराइजा, जिसमें एनसीईआरटी ने ऐसे लिखा है कोलियोराइजा, ठीक है। तो इसको प्रोनाउंस सही से करें, काफी बच्चे इसको मिस प्रोनाउंस करते हैं क्योंकि इसकी स्पेलिंग अलग अलग जगह पे अलग अलग दी हुई होती है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन हमको बोलना है कोलियोप्टाइल एंड कोलियोराइजा, ठीक है। एक तो ये दिखता है हमको, फिर हमें दिखता है एक स्क्यूटिलम। ये स्क्यूटिलम कुछ और नहीं है बल्कि एक कोटिलिडॉन ही है, कोटिलिडॉन ही है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे पास में मोनोकॉट और डाइकॉट सीड के अंदर कुछ अलग अलग चीजें देखने को मिली,
ओके अब स्टार्ट करते हैं। पहले यहां से पढ़ना कि एक डाइकॉट एम्ब्रियो के अंदर हमें क्या क्या पॉइंट्स को कंसिडर करना है, कैसे डेवलपमेंट उसका होता है। तो अ टिपिकल डाइकॉट एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ एन एम्ब्रियोनल एक्सिस विद 2 कॉटिलेडॉन्स, ये दिखा दिया मैंने, ठीक है। द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ कॉटिलेडॉन विल बी कॉल्ड एज एपिकोटाइल, जो कि कॉर्नर पॉइंट उसका होता है प्लूम्यूल, ठीक है। एंड सिलेंड्रिकल पोर्शन जस्ट बिलो द कॉटिलेडॉन विल बी कॉल्ड एज हाइपोकोटाइल, और वो रेडिकल या रूट टिप में एंड होते हैं, ठीक है। अब ये एनसीईआरटी ने जो डायग्राम दिया है, मुझे हमेशा लगता है ये बहुत लेस इमेजिनेटिव होता है, इसमें इमेजिन करना बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि उन्होंने डायग्राम सही से नहीं दिया। तो हम ये वाला डायग्राम देखेंगे। ये एक डाइकॉट सीड है, तुम लोग अब समझ पाओगे ठीक से। ये कॉटिलेडॉन्स है एक और दूसरा, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ मैंने मार्किंग गलत कर दी है। कॉटिलेडॉन्स है एक और दूसरा, जो बीच का व्हाइट पोर्शन है ये है, ठीक है, ओके। अब दूसरा देखोगे तो आपको देखिएगा कॉटिलेडॉन्स के ऊपर है एपिकोटाइल, ये एपिकोटाइल है। कॉटिलेडॉन्स के नीचे के सरफेस पे है हाइपोकोटाइल, सिलेंड्रिकल पोर्शन, ये हाइपोकोटाइल है। और उसके सबसे कॉर्नर पोर्शन पे आ जाता है रेडिकल, ये रेडिकल है, ठीक है। तो ये थोड़ा इमेजिनेटिव लगता है, इसको समझ पाना इजी होता है, ठीक है। और इस बीन सीड में हम लोगों को कोई एंडोस्पर्म देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन कॉर्न सीड में हम लोगों को एंडोस्पर्म भी देखने को मिल रहा है, ये रहा, ठीक है। ये मोनोकॉट हो जाएगा, है ना। तो डिफरेंस समझ में आया प्रोबेबली, ठीक है। तो क्या क्या समझ में आया हम लोगों को, हमें समझ में आया कि एक डाइकॉट सीड में क्या क्या होता है। डाइकॉट सीड में होता है हमारे पास, डाइकॉट सीड जब भी बोलेंगे तो होंगे उसमें 2 कॉटिलेडॉन फॉर फिक्स, ठीक है, ये तो होना ही है, पक्की बात। फिर होगा उसके पास में दे अबव रीजन, मतलब कि हम बोलेंगे जो एम्ब्रियोनल एक्सिस में कॉटिलेडॉन के ऊपर का जो लेवल है उसको हम बोल देते हैं एपिकोटाइल, ठीक है। और एपिकोटाइल टर्मिनेट्स इनटू प्लूम्यूल, ठीक है, इनटू प्लूम्यूल, ठीक है। फिर आता है नीचे का पोर्शन बिलो कॉटिलेडॉन, और सिलेंड्रिकल शेप का जो है उसको हम बोलते हैं हाइपोकोटाइल, और हाइपोकोटाइल टर्मिनेट्स इनटू रेडिकल, ठीक है। और ये इट इज कवर्ड बाय रूट कैप, ठीक है। तो ये रेडिकल होती है रूट टिप और इज कवर्ड बाय रूट कैप, कवर्ड बाय रूट कैप, ठीक है। इतनी बात समझ आई। अच्छा, ये हमने देख लिया। फिर अब हम देखेंगे मोनोकॉट के अंदर क्या डिफरेंस है। तो मोनोकॉट के अंदर हम लोगों को ये समझना है कि कॉटिलेडॉन को बोलते हैं स्क्यूटेलम, और स्क्यूटेलम एक लेटरल साइड पे प्रेजेंट होता है एम्ब्रियोनल एक्सिस के, मतलब एक्सिस के सीध में नहीं होके वो साइड में प्रेजेंट है, ठीक है। तो दिस इज द स्क्यूटेलम व्हिच इज प्रेजेंट ऑन वन लेटरल साइड ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस, ठीक है। तो ये देखो स्टेटमेंट फर्स्ट वाला, ग्रास फैमिली ही मोनोकॉट होती है बेसिकली, और मोनोकॉट के अंदर स्क्यूटेलम जो है वो कॉटिलेडॉन होता है और वो लोकेटेड है ऑन वन साइड ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस। ये वाला पॉइंट क्लियर है, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे इसके लोअर एंड पर जो है हमारे पास में लोअर एंड जो प्रेजेंट है, ये वाला एंड, ठीक है। इस एंड पर हम देख सकते हैं कि रेडिकल प्रेजेंट है, ठीक है, और रूट टिप विच इज कवर्ड बाय रूट कैप, और ये दोनों चीजें एक और लेयर से कवर्ड हैं जिसका नाम होता है कोलियोराइजा, ठीक है। और कोलियोराइजा एक अनडिफरेंशिएटेड शीट है जो कि इसके बेसल पोर्शन पे कवर कर रही है, ओके। और अगर हम बात करें कि जहां से स्क्यूटेलम अराइज हो रहा है, मतलब कि ये पोर्शन, इस पोर्शन के ऊपर के पोर्शन को हम बोल देते हैं एपिकोटाइल, ठीक है। और एपिकोटाइल के ऊपर एक अनडिफरेंशिएटेड शीट होती है, उसको हम बोलते हैं कोलियोप्टाइल, ठीक है। तो अब इसको रीड करोगे तो क्लियर होगा, ध्यान दो। एट इट्स लोअर एंड, मतलब कि ये द एम्ब्रियोनल एक्सिस हैज अ रेडिकल एंड अ रूट कैप enclosed in an undifferentiated sheath called as coleorhiza. The portion of embryonal axis above the level of scutellum attachment is called as epicotyle, and epicotyle has a shoot apex, ठीक है, और कुछ एक लीफ प्राइमोर्डिया जो कि इस कोलियोप्टाइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो कि एक हॉलो शीथ है, ठीक है। तो इसमें पूरी स्लाइड जो है ये तुम्हारे क्लियर हो चुकी है, मैंने इसको इरेज इंक कर दिया ताकि आप लोग पढ़ पाओ ठीक से इसको, ठीक है। अब डिफरेंस देख लो कि कोलियोप्टाइल और कोलियोराइजा होता क्या है। तब कभी भी अगर आपने देखा हो कि इंडियन इवेंट्स में तो कई बार ऐसा देखा हुआ है हमने कि जो गेहूं होते हैं
अगर बाय एनी चांस उसको आपने जर्मिनेट करके उगा दिया है तो गेहूं में से कुछ इस प्रकार का हॉलो सा रीजन अपीयर करता है और उस हॉलो सा रीजन के अंदर से लीफ बाहर आ रही होती है। ठीक है, तो ये कुछ भी नहीं है, ये कोलियोप्टाइल है जो कि बेसिकली एक हॉलो कवरिंग दे रहा है, उसके अंदर से लीफ बाहर आती है। ठीक है, तो इट इज अ कोनिकल प्रोटेक्टिव शीथ which encloses the plumule in the monocot seed and it comes out from the soil, turns green and performs photosynthesis. ये photosynthetic nature का होता है and it protects the first leaves. ठीक है, on the other hand जो आपके पास में कोलियोराइजा प्रेजेंट होता है, ये कोलियोराइजा is not green in color, it is not photosynthetic and it will remain in the soil. ठीक है, and it will basically enclose the root and the root cap. It is the undifferentiated sheath which encloses the radicle and root cap in the monocot seed and it remains inside the soil non-green in color. ठीक है, तो this is an important point और ये कई बार पूछा जाता है बोर्ड एग्जामिनेशंस में, डिफरेंस बिटवीन द कोलियोप्टाइल एंड कोलियोराइजा। अगर आप इसके प्रॉपर पॉइंट्स देंगे तो आप लोगों को सही से मार्क्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ सीड। Now we are being given with a small practical given by NCERT। वो बोलते हैं कि कुछ एक सीड्स लो और उनको ओवरनाइट पानी में सोक कर लो, स्प्लिट करो और देखो कि वेरियस पार्ट्स ऑफ सीड्स क्या क्या हैं। ठीक है, तो हम ये नेक्स्ट क्लास में जरूर करेंगे। अभी हमारा इतना पोर्शन कंप्लीट हो गया जिसको मैं क्विकली अगर आपको बताऊं इस डायग्राम के थ्रू, ये बाकी रह गया था, तो हम देखेंगे कि हमने देखा कि एंडोस्पर्म क्या होता है। एंडोस्पर्म न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है और उसके बाद एम्ब्रियो जो है वो एंडोस्पर्म के ऊपर डिपेंडेंट है न्यूट्रिशन लेने के लिए, एक तो ये बात है। दूसरा हमने देखा एम्ब्रियो में हमने देखा कि डिवीजन जब करना वो स्टार्ट करता है तो वो किस प्रकार से सिंगल सेल, 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल, ठीक है, फिर ग्लोबुलर, फिर हार्ट शेप एम्ब्रियो और उसके बाद फाइनली वो कन्वर्ट होता है एक मैच्योर एम्ब्रियो में। डाइकॉट सीड्स के एम्ब्रियो और मोनोकॉट सीड्स के एम्ब्रियो या सीड्स में डिफरेंस होते हैं क्या? तो यस, डेफिनेटली होते हैं। कोलियोराइजा और कोलियोप्टाइल जो है वो मोनोकॉट में होते हैं और डाइकॉट में वो प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है, इसके अलावा डाइकॉट के अंदर 2 कॉटलिडन्स होता है और मोनोकॉट में एक सिंगल होता है। ठीक है, ये कंप्लीट हुआ हमारा पोर्शन। ओके, सो दिस इज डन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे सीड्स और उसके बाद में हम एक या 2 लेक्चर के अंदर इस चैप्टर को कंप्लीट करके फिर वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट लेक्चर और चैप्टर ऑफ योर क्लास 12 सिलेबस। प्रोबेबली आई एम थिंकिंग ऑफ टेकिंग द ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पोर्शन, सो इफ यू वांट दैट और बायोटेक्नोलॉजी, इन दोनों में से जो भी तुम्हारा ऑप्शन है दिमाग में वो कमेंट में मुझे बता दो कि कौन सा चैप्टर स्टार्ट करें, so that we can start with that particular chapter. So thank you so much for watching the videos and do not forget to like, share and subscribe this channel. We are going to improvise day by day. Definitely we'll try providing you DPPs and questions and everything else on the platform, but please stay tuned with the particular channel. So thank you so much and bye everyone.